हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 79 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 236 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। दिसंबर 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और गया कांग्रेस के अध्यक्ष सी आर दास थे। उस समय जो गया कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो क्या थे? सी आर दास थे। सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में खिलाफत, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे समानता स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो मार्च 1923 में हुई है। मार्च याद रखेंगे, 1923 भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, उसी से क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। किसके, कौन सा चीज ऐसा था जो असफल हो गया, उसके बाद क्या है? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सिविल नाप फरमानी आंदोलन और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्वराज पार्टी क्या हुआ? गठन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। व्याख्या देख लेते हैं। आंसर ये था, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जिसका पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, ये पूरा नाम भी पूछ सकता है, का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये भी याद रखना जरूरी है कि उसके अध्यक्ष थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, चाचा नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, और ये इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराया। आगे चलते हैं, 238 नंबर क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने ऊपर बताया था 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, बी है एस एन बनर्जी, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है हकीम अजमल खां। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो थे उस समय अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला को इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया के कांग्रेस का निर्वाचन अध्यक्ष घोषित किया गया। 1922 में जेल से छूटने के बाद जो सी आर दास थे को गया के कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद ने सभा कार्यक्रम के जरिए, जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास, परंतु सी आर दास, जो सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, अयंकर आदि नेता ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। विरोध करने में क्या था? जैसे इसमें बोला गया था कि कार्यक्रम क्या था, देशबंधु ने सभी प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे क्या हुआ, सभाओं के भीतर असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास, परंतु जिसमें सी आर दास
आपका सी राजगोपालाचारी है, वल्लभ भाई पटेल है, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद है, एन जी रंगा है, अयंकर है। इन लोगों ने परिषद में प्रवेश की नीति का क्या किया, विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। आगे देखते हैं 239 नंबर क्वेश्चन है आपका। 239 देखते हैं दोस्तों। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा है? सदैव, अतः एक कथन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डेन कहा जाता है, बर्डेन कहा जाता है। ये कथन किसका है ये बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का, महात्मा गांधी का, सच्चिदानंद सिन्हा का, राजेंद्र प्रसाद का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर सी हो जाएगा। एक कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा का है। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में वही चीज था। आगे देखते हैं 240। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। भारत कब आया साइमन कमीशन, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 1928 में क्या है, साइमन कमीशन भारत आया था। गठन 27 में हुआ था, आया था आपका 28 में, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। वर्ष जो 1919 अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, के गठन के 10वें वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। उत्तरदायी मतलब हम इनको अगर उत्तरदायी शासन दे देते हैं भारतीयों को, तो कहाँ तक ये प्रगति हुई है, इसको भी देखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। अभी हमने बताया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में की गई थी और भारत आता है 28 में। तो 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसियों ने इस श्वेत कमीशन का कर विरोध किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत कमीशन किसे कहा गया है, तो साइमन कमीशन को कांग्रेस वासियों ने कहा है, कांग्रेसियों ने कहा है। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। कितने को? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। आगे चलते हैं 241 नंबर देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डॉट कर दिया है। तो इसका जो विषय हो जाएगा दोस्तों 241 का सी सही हो जाएगा। मोती नेहरू, ठीक है। इसकी नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता यहाँ पे ना डॉट रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे भरा जाएगा। मोती नेहरू यहाँ पे भर दिया जाएगा। मोती नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये पूरा हो जाएगा। ये डॉट दिया था, तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विकेन हेड ने के अनुसार, जो सचिव थे लॉर्ड विकर केन हेड के अनुसार, भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो।
इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया। ये जो चुनौती दिया गया वो मतलब जिसने बिल केन हेड थे, उन्होंने चुनौती दिया कि अगर भारतीय कोई ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई संविधान नहीं बना पाए हैं जिसकी सहमति सभी दलों द्वारा उसको प्राप्त हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना पाए हैं जिसको सभी वर्ग उसको मानता हो, तब इस चुनौती को क्या किया गया है, भारतीयों द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप आप नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे तो क्या किया गया, इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 2-3 महीना 4 महीना तक चला था यह आंदोलन, जिसे फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम रखा गया, नाम के बाद में जाना जाता है। जैसे इस जो रिपोर्ट था उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ये अच्छा तथ्य है। इसमें नेहरू रिपोर्ट में जो अलग निर्वाचन मंडल था, जैसे मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया जाता था, उनको अलग से निर्वाचन होने का जो अधिकार दिया गया था 1909 में, उसको ये खारिज करते हैं। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। किस स्टेट की? तो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। तो इस प्रकार से कुछ मांगें प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष है। जो पूर्ण स्वराज है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष है। लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वो अधिवेशन कब हुआ था? और उसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? तो 1929 याद रखिएगा, 1929 में किया गया था और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। तो इस बात को याद रखना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई है, तो लाहौर अधिवेशन भी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया था। न मिलने की स्थिति में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। तो इसमें दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में एक अधिवेशन होता है जिसको लाहौर का अधिवेशन 1929 बोलते हैं। अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। तो कब फहराए थे? तो 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का जैसे ही घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी अहम बैठक में निर्णय लिया गया। एक बैठक हुआ कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 को, और इसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज
दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्व स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए जब हम 26 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं तो ये इसीलिए डेट मनाते हैं 26 जनवरी को क्योंकि पहले से ही 26 जनवरी को मनाया आते जा रहा है। स्वाधीनता जो हमारा है उसी समय से मनाया आना है, पूर्व स्वाधीनता का जो लक्ष्य था उसी समय से मनाया जा रहा है, भले हम गुलाम थे। तो इसीलिए हमारा जो डेट रखा गया वो 26 जनवरी रखा गया है जो पहले ही था। आगे चलते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो आंसर आपका आएगा 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप सब आंसर गलत ही है, तो इसका ऑप्शन ए सही था। ठीक है, 243 का ए आंसर सही है। आगे चलते हैं। 244 देखते हैं। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। उस समय अध्यक्ष भी यही थे और इन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग रखा या मांग की। आगे चलते हैं। 245 नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भूलाबाई देसाई, डी है सरदार पटेल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ए बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे समाजवाद के समर्थक थे और ये क्या करना चाहते थे, ये जो देश में जमींदारी प्रथा थी या पूंजीवाद को ये उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। तो ऑप्शन बी सही था। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से क्या था? प्रभावित था। जो नेहरू का समाजवाद था वो किससे प्रभावित था? तो जो सोवियत संघ था, रूस जो इस समय है, उसका पहले कई और पार्ट होते थे जिनको मिलकर सोवियत संघ बनता है, तो उसका क्या है, उस समय उस समाजवाद से एक क्या थे? प्रभावित थे। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नवंबर 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की क्या की थी? यात्रा भी की थी। 246 नंबर क्वेश्चन, वर्ष किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था? किसने 1921 में? 1921 और हम लोग 1929 जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, लेकिन 1921 में किसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। तो 246 का दोस्तों हो जाएगा डी, मौलाना हजरत मोहानी जो थे उन्होंने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। आगे चलते हैं। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब की गई थी ये बताना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा का डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1930 में की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। कब नमक सत्याग्रह शुरू किया गया है? तो 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए, अधिकांश जगह 78 रहता है दोस्तों, 78 या 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने
6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजागोपालाचारी ने तिरुचेनकोडा आश्रम से तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली के देवरान्य तट पर नमक यात्रा की थी। देवरान्य तट पर क्या किया था? नमक यात्रा की थी। 248 नंबर, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डांडी मार्च। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी मार्च तक, तो 1948 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 248 का डी सही हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या ऊपर हमने देख चुका है। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती से प्रारंभ किया। आगे देखते हैं, 229 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, चौकीदारी कर के माध्यम से। चौकीदारी का कोई कर नहीं देंगे। व्याख्या देख लीजिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। आगे चलते हैं, 250 नंबर क्वेश्चन है, डांडी यात्रा कितने दिन चली? अभी हम ऊपर बताएं तो आंसर हो जाएगा सी, 24 दिनों तक चली। डांडी यात्रा कितने दिन तक चली? तो सी हो जाएगा, 24 दिनों तक चली। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन, जिसके व्याख्या भी देखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।